टीकाकरण संक्रामक बीमारियों से बचने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। यह न केवल गंभीर बीमारियों से रक्षा करता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत भी करता है। एक खास वैक्सीन जो सरकार की एक अच्छी पहल में मैं जिसको कहूंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर की रोकथाम में मदद करता है। श्रोताओं, अब तक आप जान भी गए होंगे और आपने कयास भी लगा लिया होगा मैं किस वैक्सीन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, वैक्सीन है HPV। इसके क्या लाभ हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी क्या भ्रांतियां प्रचलित हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जाने माने डॉक्टर GS तंवर से। आप PBM हॉस्पिटल में HOD हैं, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न हमारे टॉपिक से रिलेटेड HPV है क्या? हाँ, ये आजकल अखबार में या रेडियो में या बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको ये HPV वर्ल्ड सुनने को मिल रहा है जी, है ना। हर पोस्टर लगे होंगे नरेंद्र मोदी जी के, है ना, उनके लोगों के साथ में। और अभी मुहिम भी शुरू हुई हाँ, है। बिल्कुल। राजस्थान में तो एक पहली बच्ची का उन्होंने फोटो भी शेयर किया था मीडिया पे कि पहली बच्ची जो 14 साल की है उनको वैक्सीन स्टार्ट भी उन्होंने ही की थी। जी बिल्कुल। तो इसी पे आज हमारी चर्चा रहेगी। तो पहले तो मैं आपका बहुत ही धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज इस बर्निंग टॉपिक में, जिसमें करीब करीब हर आदमी के मन में बहुत सारी विचारधाराएं हैं और अपनी अलग तरह की ओपिनियन रखते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक बोलने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं इस वैक्सीन के ऊपर आ रहा हूँ। तो HPV इसका पूरा नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो जैसे हम दूसरे वायरस के बारे में जानते हैं, ये उसी तरह का एक वायरस है, बट इसके होने वाले जो संबंधित लक्षण वगैरह हैं या इसके जो रिस्क हैं वो बहुत ज्यादा है। तो आपने जैसे शुरुआत करी कि टीकाकरण एक बचाव है, किसी बीमारी को होने से पहले रोक दिया जाए। तो ये जो बचाव है, बचाव बहुत सारी चीजों के लिए होता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक नाम जुड़ जाता है कैंसर का। जी, जिसको सुन के भी कहूंगी डॉक्टर साहब की मन में सबसे पहले शंका आती कि हमारी अब इस दुनिया से वापसी होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। कैंसर के नाम से ही पूरी दुनिया को डर लगता है। मैं आधी दुनिया की बात नहीं कर रहा, हम सबका मतलब मैं भी हूँ। तो कैंसर से सबको भय लगता है। और कैंसर, हम ये बात कर रहे हैं आज जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कैंसर महिलाओं के कैंसर है। अब महिला को कैंसर अपने आप में आपके पूरे परिवार और समाज के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो कैंसर जो चीज हो जाती है वो डरना लाजमी भी है, चिंताजनक है, बट इस कैंसर को होने से रोके कैसे, और क्या ये संभव है डॉक्टर? क्या ये संभव है? बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हम बात करें अगर महिलाओं में कैंसर की, तो सबसे बड़ा जो कैंसर है महिलाओं में, हम इंडिया की बात करेंगे, कहीं कहीं हम WHO के डाटा को भी बात करते हैं। तो आज की तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में, वो है ब्रेस्ट कैंसर। और दूसरे नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें इनके कारणों को समझना पड़ेगा। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो कारण है वो तो हमारा जेनेटिक कॉज है। हमारी नानी जी को था, हमारी मदर को था, उसके बाद जो भी फीमेल हमारी है उनको होने की संभावना बहुत रहती है। तो सेकंड नंबर पे जो कैंसर है वो है हमारे पास सर्वाइकल कैंसर। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि सर्वाइकल का मतलब गर्दन से संबंधित किसी भाग का कैंसर रहा होगा ये, बट ये आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये जन में एक तरह का संदेश देना चाहता हूँ कि सर्वाइकल का मतलब गर्दन नहीं है। सर्वाइकल हमारी महिलाओं में जो गर्भाशय की जो मुंह होता है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है, उस भाग को हम सर्विक्स बोलते हैं, और उसका जो कैंसर हो जाता है उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये खतरनाक रहता है ये कैंसर? बिल्कुल मैडम, कैंसर का मतलब ही खतरनाक है। तो कैंसर वो भी हमें पता कब चलता है, क्योंकि महिलाओं में है और उस भाग का है जिस भाग के बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो झिझक के कारण और सामाजिक कुछ हिचकिचाहट की वजह से हम ये बोल नहीं पाते, और जब पता चलता है तो ये कैंसर अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका होता है। आप आश्चर्य करेंगे, मैं आपको पिछले साल का डाटा बताता हूँ इंडिया का। हमारे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष करीब 1,20,000 महिलाओं को ये कैंसर होता है, जिसमें से 80,000 महिलाओं की मौत होती है हर साल, जो कि किसी ना किसी कारणवश बता नहीं पाती। बिल्कुल। तो यह जो समय पर उसका पता नहीं चलना और उसके बाद में इलाज में देरी होना, तो आप ये समझिए 80,000 महिलाएं नहीं है, 80,000 परिवार है जहां से इतनी बड़ी ही इंपॉर्टेंट पर्सन को, फैमिली को किसी ने खो दिया है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन इसी के साथ मैंने एक पहलू और जोड़ना चाहता हूँ कि इस कैंसर को बचाया जा सकता है, जो कि एक राहत भरी खबर है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जो कि एक छोटे से इंजेक्शन की वजह से अपन बचा सकते हैं। अगर हम उस इंजेक्शन को लगाएं और सही समय पे लगाएं, तो ये सही
सही समय मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा यही प्रश्न था कि ये सही समय क्या रहता है इस बिल्कुल सही पूछा आपने। तो सही समय का मतलब है कि ये जो वैक्सीन है, ये जो वायरस है, ये जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, फिर लंबे समय तक रहता है, फिर आगे जाके ये जो वायरस है कैंसर में तब्दील हो जाता है जी। तो ये महिला के शरीर में या फीमेल की बॉडी में कब आता है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो जब 9 से 14 साल की उम्र है, ये सबसे ज्यादा रिस्की एज है, इसके अंदर हमें एचपीवी का एक्सपोजर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए इस एज ग्रुप को हमने चुना है कि इस 9 से 14 वर्ष की उम्र में अगर हम ये एचपीवी का वैक्सीन किसी बालिका को, बच्ची को, बेटी को हम लगाएं तो उसके शरीर में इस एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से होने वाले कैंसर को बिल्कुल रोका जा सकता है। तो क्या डॉक्टर साहब इसी एज की महिलाएं इस कैंसर से ग्रसित हो सकती हैं, बच्चियां, या ये जो कैंसर है बाद में जाके डेवलप होता है? नहीं, कैंसर तो अगर ये वायरस हमारे बॉडी में रहता है तो कुछ समय के बाद, आमतौर पे जो हम बात करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की, तो ये 30 साल से 50 साल की महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है जी। पर वैक्सीन डॉक्टर साहब आपने बताया कि 9 से 14 साल में जरूरी है लगवानी। बिल्कुल। क्या डॉक्टर साहब इसके बाद भी वैक्सीन लग सकती है? हाँ, इसी बात पे अपन आते हैं कि 30 से 50 साल की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो 30 से 50 साल का जो मैं कह रहा हूँ, ये जो गैप है, ये जो इंक्यूबेशन पीरियड या लेटेंट पीरियड की हम बात करते हैं, जो कि वायरस है वो कई समय से हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे करके कैंसर में तब्दील हो जाता है। इस इन्फेक्शन को होने से ही रोक दिया जाए 9 से 14 साल की उम्र में, तो सबसे प्रभावी कदम जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो 9 to 14 ईयर की फीमेल्स हैं, डॉटर्स हैं, बालिकाएं हैं, गर्ल्स हैं। तो इस उम्र में हम लगाएं तो इस वायरस का संक्रमण ही बॉडी में नहीं होगा, नंबर 1। तो कैंसर की संभावना 0 हो जाएगी? कैंसर की संभावना 93 to 100% कम हो जाएगी जी। कोई भी वैक्सीन हम करते हैं तो सब चीजें तो कंप्लीट नहीं होती, बट इसके एफिकेसी है, वो जो डाटा हमारे पास WHO के डाटा है, दैट गोज अबाउट 93 to 100%। जी साहब, तो ये काफी अच्छा मैं कहूंगी परसेंटेज है। जी एब्सोल्युटली। तो 9 to 14 ईयर हमारा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट में माने तो 14 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं, तो 14 साल के ऊपर की महिला में आप ये मानते हैं इसका करीब करीब इन्फेक्शन होने की संभावना उस पहले वाले ग्रुप से ज्यादा है जी। अब हमारे मन में ये बात आती है कि 14 साल के बाद ये प्रभावी रहेगा कि नहीं रहेगा, या ये जो हमारे इस वायरस का संक्रमण किस कारणों से होता है, वो कारण मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। तो एक तो ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से जो सेक्सुअली होता है, तो उस चीज में ये होने की संभावना बढ़ जाती है। तो 14 के बाद फीमेल के एक्टिव होने की वजह से, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होने की वजह से इसके संक्रमण की, इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। अब ये बढ़ जाती है तो फिर मुझे लगाना के चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जी डॉक्टर साहब। तो अब इस वायरस के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। इस वायरस को जानते हैं जी। ये वायरस जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके करीब करीब 200 सीरोटाइप अभी तक वर्ल्ड में खोजे जा चुके हैं। उनमें से 40 सीरोटाइप हैं जो हमारे जेनिटल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करते हैं, संक्रमण करते हैं। उन 40 में से 10 से 15 वायरस सीरोटाइप ऐसे हैं जिनसे कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये वायरस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रेवलेंट है, तो करीब करीब हमारे डाटा ये कहते हैं कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लाइफ टाइम में एक ना एक बार तो इस वायरस के संक्रमण होना ही होना है। तो जो बीमारी हमें जीवन में होनी ही होनी है, उससे होने वाले दुष्परिणामों को हम समय पर रोका जा सकता है इस वैक्सीन के द्वारा। जी। तो क्या डॉक्टर साहब किसी बच्ची को ये वायरस उसके शरीर में एंटर कर गया जी, तो क्या महिलाओं से पुरुषों में ये ट्रांसफर होता है? मैम ये दोनों तरफ जा सकता है, महिलाओं से पुरुषों में, पुरुषों से महिलाओं में। जी। तो डॉक्टर साहब फिर वैक्सीन लड़कों को भी ये लगानी जरूरी होगी? बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस चाहे महिला हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, दोनों को लगाना है जी। तो बीमारियां जो हैं, महिला में तो हमने बात कर ली कि इससे गर्भाशय की ग्रीवा का या जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, बट ये आमतौर पे 6 तरह के कैंसर करता है जी। तो उसमें मोस्ट कॉमन हमने बात करी, बट इसके अलावा भी ये 6 तरह के कैंसर कर सकता है। जैसे लड़कियों में ये वेजाइना का, वुल्वा का और सर्वाइकल का करता है। मेल में ये पेनिस का या एनस का या ओरोफेरेंजियल, ओरोबक्कल कैविटी या थ्रोट का कैंसर भी कर सकता है जी। तो ये 6 तरह के कैंसर है, उनमें से 3 महिलाओं के हैं और 2 पुरुषों के हैं, और एक गले वाला कैंसर किसी को भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब जो ये वैक्सीन है, ये 6 प्रकार के कैंसर से हमें मुक्त करने में कारगर रहेगी? जी मैडम। तो इनमें से जो मैंने कहा कि 10 से 14 तरह के सीरोटाइप हैं इस वायरस के, जिनसे ये कैंसर या वार्ड्स हो सकते हैं। तो जो वैक्सीन होता है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरोटाइप है उसका 16 नंबर और 18 नंबर। तो सब वैक्सीन में 16 नंबर और 18 नंबर के सीरोटाइप के प्रति इम्यूनिटी दी होती है जी। तो अगर हम इस सर्वाइकल वैक्सीन को सही समय पे लगाएं तो इन 6 कैंसर से बचाव की संभावना 93 to 100% हो सकती है। जी डॉक्टर साहब। तो क्या डॉक्टर साहब लड़कों में भी 9 से 14 वर्ष ही उम्र तय की गई है इस वैक्सीन की? तो अब जो 9 to 14 ईयर, इसके लिए अब जैसे वैक्सीन है, अवेलेबिलिटी अभी धीरे धीरे इंडिया में अभी आया है। 2006 में ये लॉन्च हुआ था। तो शुरू में हम ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप है उसको हम फर्स्ट टारगेट करें। तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो
9 to 14 ईयर की गर्ल्स हैं। सेकंड टारगेट में हमारे पास 14 साल से 20 साल की लड़कियां और 9 साल से 20 साल वाले लड़के, ये हमारे सेकंड टारगेट में आते हैं। फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद हम सेकंड टारगेट में जाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कारण है। बट और जो कारण पुरुषों में हम बात करें तो जो आपके पेनिस का या जो एनल का कैंसर है उसकी संख्या, उसकी प्रेवलेंस है वो इतनी ज्यादा नहीं है बनिस्बत दूसरे कैंसर की तुलना में। इसलिए महिलाएं हमारे लिए ज्यादा टारगेट रहती हैं, क्योंकि इसमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। और दूसरे नंबर पे पुरुष है 9 से 20 वर्ष की, 9 से 20 वर्ष के पुरुष है। फिर थर्ड टारगेट में हम 20 से ऊपर से 45 ईयर तक की महिलाएं या पुरुषों को ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या 45 साल के बाद इस वैक्सीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ये कहना थोड़ा सा, हम इसको विज्ञान के बारे में और प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो 45 ईयर तक तो हम करीब इससे इन्फेक्शन हो चुका होता है। तो 45 ईयर तक अगर इन्फेक्शन हमारे बॉडी में रहेगा तो अब तक तो हमें कैंसर अगर होना था तो हो चुका होता है। तो अब 45 साल के बाद, या हम बात करें थोड़ा सा ओल्ड एज में 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, फिर हमें प्रिवेंशन से बेटर अर्ली डिटेक्शन में जाना चाहिए। तो हम इसलिए कहते हैं 30 से 50 साल की उम्र में हर महिला को चाहे वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, उनको अपनी सर्वाइकल स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तो उस स्थिति में, उस उम्र के उस पड़ाव में हम अगर अर्ली डिटेक्ट कर सके इस कैंसर को तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। तो इसके साथ डॉक्टर साहब कुछ भ्रांतियां भी जुड़ी हैं जी, जो कि हम मीडिया पे देख भी रहे हैं। उससे मैं कहूंगी पेरेंट्स आगे बढ़कर वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे जी। तो क्या ये भ्रांतियां सच हो रही हैं या केवल भ्रांतियां ही हैं? जैसे पहली भ्रांति मुझे जो सुनने में आती है कि लड़कियां इससे सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, क्या ये सही है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो हम कोई भी नई चीज शुरुआत होती है तो लोगों के मन में ये अलग अलग अवधारणाएं होती हैं या किसी के द्वारा सुन लिया गया होता है। बट आज हम इस युग में हैं कि हम एविडेंस बेस्ड साइंस के ऊपर भरोसा करते हैं, जो जिसका प्रमाण है हम उसी पे बात करते हैं। तो ये जो वैक्सीन है इंडिया में अभी आया है, बट ये पूरे वर्ल्ड में तो 2006 से ही लॉन्च हो गया था। उस लॉन्च के बाद खाली इंडिया में नहीं और भी बहुत जगह 2006 से लेकर अब तक स्वीडन में, स्कॉटलैंड में, यूरोप, मोस्ट ऑफ यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारी स्टडी हो चुकी है। अभी तक हमारे पास 20 से 25 साल का डाटा अवेलेबल है। उस आधार पर हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का नहीं है। आमतौर पे हम जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, आगे जाके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है या एंडोक्राइनल या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस तरह की कोई भी संभावना इतने लंबे समय में टेस्टेड है, ट्रस्टेड है वैक्सीन, तो इससे किसी तरह की प्रॉब्लम मेडिकली नहीं है। अब जो आपने बात करी कि सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, तो इस बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसका इस तरह के कोई भी बिहेवियरल पैटर्न पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता। ये मात्र कैंसर प्रिवेंटिव स्टेप के रूप में हमें लेना चाहिए। किसी भी तरह बिहेवियर को ये चेंज नहीं करता। जी, ये सिर्फ एक मानसिक सोच की बात है जी। तो जो किसी ने कही होगी उसके बाद प्रोपागेट होती रही, बट इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। जी। और ये सच नहीं है। एब्सोल्युटली सच नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और मिथ जिसको हम कहेंगे कि इससे इनफर्टिलिटी या बांझता महिलाओं में आ जाती है। जी, हमने भी ये काफी लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा, तो हम इसको एकदम साइंटिफिकली एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस से बात बताना चाहते हैं आपके माध्यम के थ्रू। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है। जी। तो इनफर्टिलिटी या बांझपन तो दूर की बात है, ये तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, आपकी फर्टिलिटी बढ़ा रहा है। जी, बल्कि तो कैंसर से भी हमें मुक्त कर रहा है, तो जान भी हमारी बचाई है। एब्सोल्युटली। खाली कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जेनिटल ट्रैक्ट के ऊपर, जैसे वार्ड्स हो जाता है, जैसे मस्से हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, वो भी इसी वायरस की देन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 6 और 8 वेरिएंट की वजह से। तो उस कैंसर के अलावा जो और बीमारियां भी होती हैं जेनिटल ट्रैक्ट में इस वायरस की वजह से, वो सब चीजें भी रुक जाती है। जी। तो क्या डॉक्टर साहब एक डोज पर्याप्त है इस वैक्सीन की? एब्सोल्युटली। ये भी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो एक तो आपने कहा एक ही डोज देनी है कि क्या इसका डोज का शेड्यूल क्या है। जी। तो अभी हमारे पास इसमें 2 तरह के हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें अलग अलग तरह की गाइडलाइन देते हैं, बट चूंकि मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ हूँ तो मैं तो गवर्नमेंट वाले को प्रेफर करूंगा। तो IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, तो भारतीय शिशु अकादमी है, वो हमें कहती है, जो इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर बेस्ड है, वो कह रही है हमारे पास 9 to 14 ईयर में 2 डोज लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे। और सेकंड नंबर पे हम कहते हैं कि 14 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं या जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास में, उनको हम 3 डोज लगानी है। बट हमारी गवर्नमेंट ने अभी एक डाटा लिया है
2022 का WHO का एक पोजीशन पेपर पब्लिश हुआ है हमारे मेडिकल लिटरेचर में। वो ये कहता है कि एक डोज से भी उतना ही प्रोटेक्शन और एफिकेसी मिलती है जितनी 2 या 3 डोज लगाने से इस ग्रुप के, इस 9 to 14 ईयर के टारगेट एज ग्रुप में मिलनी है जी। तो गवर्नमेंट ने इसी इनिशिएटिव को अभी 28 फरवरी 2026 को ये लॉन्च किया है। इस स्कीम को नरेंद्र मोदी जी ने पहला वैक्सीन अजमेर में लगवाया था, उसके बाद ये लॉन्च हुआ है। तो फर्स्ट डोज अभी इस टारगेट के लिए हमने रखी है और सबसे अच्छी प्रभावी है, 0% इसकी फेलियर रेट है, ऑलमोस्ट 100% ही प्रभावी है। तो डॉक्टर साहब डोज की बात करें तो हम अपने श्रोता को बताएंगे कि 9 to 14 2 डोज आपने बताया और 14 ईयर से अबव 2 से 3 डोज हमें बच्चियों को लगवानी है। नहीं मैम, इसको मैं ये कहूंगा अभी हम यही बात लेके चलें कि 9 to 14 ईयर सिंगल डोज इज इंपॉर्टेंट जी। सिंगल डोज से भी सीरो कन्वर्जन और प्रोटेक्शन रेट वही है जो 2 और 3 डोज से मिलती है जी। तो हमें सिंगल डोज लगानी है। अब अवेलेबिलिटी के बारे में हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इसको फ्री कर रखा है। 28 फरवरी 2000 मैंने बताया 26 को चालू हुआ था, अभी 28 मार्च 2026 को हमारे पीवीएम हॉस्पिटल के अंदर भी ये चालू हो गया है। हमारा कमरा नंबर 8 है। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक कोई भी इस एज ग्रुप की महिला हमारे पास लड़की आ सकती है। अभी हम विशेष रूप से उन्हीं फीमेल को, उन्हीं लड़कियों को, बच्चियों को वैक्सीन लगा रहे हैं जो 14 और 15 के बीच में। तो इसको मैं और भी सरल प्रभावी ढंग से बोलना चाहूँ तो जिस लड़की ने 14th बर्थडे पूरा कर लिया है, 15th अभी बनाया नहीं है जी, तो 14 और 15 के बीच की, उनकी बीच की बच्चियां, तो इसके बीच की बच्चियों को लेने का भी सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है कि इस एज ग्रुप की जो है बच्चियां होती हैं वो अभी जस्ट एंटर होने वाली है 14 के 15 के बाद वाले में, तो जस्ट एक्सपोज होने वाली है। तो इस एज ग्रुप को गवर्नमेंट ने और WHO ने सजेस्ट किया है, टारगेट पॉपुलेशन बनाया है और इस ग्रुप में आज की तारीख में इंडिया में 1.25 करोड़ गर्ल्स हैं जी। तो इन गर्ल्स को हमने वैक्सीन के लिए टारगेट किया है। अभी 28 तारीख से पहले वीक में 3 लाख लड़कियों को वैक्सीन लग चुका है जी। हालांकि अभी आपको पता है ये एग्जाम का समय चल रहा है जी, थोड़ा सा एग्जाम का समय है और कुछ हमारी सोशल मिथ्स भी हैं तो लोग इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहे हैं। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब आज की हमारी जो कन्वर्सेशन है उसके बाद कुछ मिथ्स तो दूर होंगी। बिल्कुल, नो डाउट। क्या डॉक्टर साहब किसी को ये डोज लग गई है कि HPV की वैक्सीन लग चुकी है, क्या उनको सर्वाइकल स्क्रीनिंग की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छी चीज पूछी मेरे से, क्योंकि अब हम एक स्लोगन ही देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो शुरू की महिलाएं हैं हमारे पास इनिशियल एज वाली 9 to 14 ईयर्स के बाद वाली, तो 30 साल से पहले तो हमें करना है प्रिवेंशन जी, और 30 साल के बाद हमें करना है अर्ली डिटेक्शन जी। तो शुरू में तो हम इस कैंसर को बचाने का प्रयास करें और 30 के बाद हम चाहते हैं कि हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें सर्वाइकल कैंसर को जी। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चलनी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि हम अगर स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है या हमने वैक्सीन लगा लिया है तो हमें स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चलती हैं जी। तो शुरुआत के दिनों में जब आपके पास इन्फेक्शन नहीं हुआ है तब हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप वैक्सीन लीजिए, प्रिवेंट करिए डिजीज की हैपनिंग को। बट अगर हम 30 साल के बाद चले गए हैं तो हमें स्क्रीनिंग भी समय समय पे कराते रहना चाहिए जी। अगर वैक्सीन लगी है तो भी डॉक्टर जी मैडम, लगी है तो भी हमें कराना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर ये वैक्सीन लग गई है एक बार तो ये कितने वर्ष तक प्रभावी रहती है? बिल्कुल, ये वैक्सीन एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। तो आमतौर पे अपन जो बच्चे बाल्यकाल में जो वैक्सीन लगाते हैं उनमें से कुछ लाइव वैक्सीन होती हैं, कुछ डेड वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं, कुछ रिकॉम्बिनेंट होती है जी। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या करते हैं, वायरस के एक पार्ट को लेके उसकी इम्यूनिटी बढ़ा दी जाती है और उसको वैक्सीन के रूप में दिया जाता है जी। तो वैक्सीन की वजह से तो कोई साइड इफेक्ट इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हमने लाइव वैक्सीन को यूज ही नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, तो जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होते हैं उनकी इम्यूनिटी एक नेचुरल वायरस से बनने वाली इम्यूनिटी से भी ज्यादा होती है जी। तो ये अभी हमारे पास 31 ईयर तक का डाटा अवेलेबल है, तब तक हमें लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग है। अब लाइफ लॉन्ग है कि नहीं है वो समय के साथ रिसर्चेज चल रही हैं, तो समय के आने के बाद बता पाएंगे। बट आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग है, 30 to 40 ईयर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये निश्चित ही एक राहत भरी खबर मैं कहूंगी बार बार कि वैक्सीन कितनी आवश्यक है और इससे डरना नहीं चाहिए, लगानी बार बार मैं कहूंगी, सबको आह्वान करूंगी, आग्रह भी करूंगी कि जाके वैक्सीन अपनी लगवाएं जी मैडम। क्या डॉक्टर साहब ये जो वैक्सीन है सिर्फ किशोरों की जरूरत है? उसकी एज ग्रुप जैसे हमने बात करी कि 9 to 14 ईयर फीमेल आर फर्स्ट टारगेट, उसके बाद हमने कहा कि 14 to 20 ईयर फीमेल एंड 9 to 20 ईयर मेल दे आर सेकंड टारगेट। बट 20 से 45 के बीच में
अगर किसी महिला की या पुरुष की शादी हो चुकी है, उसको लगाना है कि नहीं लगाना है, जी। तो बिल्कुल उनको भी लगाना चाहिए। तो हो सकता है कि अपन उसको इन्फेक्शन अब तक तो HPV का हो गया होगा, तो हम इस बात में ये बात कहना चाहेंगे कि हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो गया हो, बट अभी भी उनको कैंसर कॉजिंग सीरोटाइप का इन्फेक्शन ना नहीं हुआ हो, हुआ। हम नहीं कह सकते। जी। तो अगर आप 20 से 45 के बीच में भी हैं तो आपने डॉक्टर से बात करके इस वैक्सीन को पूरा लगाना चाहिए। जी। और 30 साल के बाद हमें सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग भी करानी चाहिए। अब 45 ईयर के बाद की हमने जैसे बात भी करी, तो 45 ईयर के बाद में हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब तो लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम भी हो चुका है, और जी। अगर किसी भी तरह का कैंसर की संभावना थी तो वो भी अभी तक फलीभूत हो चुकी होनी चाहिए। बट 45 के बाद में कुछ रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी कम है, HIV वाले इन्फेक्टेड लोग हैं, या जी। जिनके मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह हैं। जी डॉक्टर साहब, तो- मेरा यही प्रश्न था जी। कि जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, क्या उनको ये जो कैंसर है उनको संभावना ज्यादा रहती या है? मैडम बिल्कुल, ये एक रिस्क फैक्टर है। जिनको मल्टीपल पार्टनर है, या जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जिनको कोई इसी तरह की डिजीज हो गई हो HIV की तरह, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो जिसके वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन है, उनको इस कैंसर के होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए साइंस भी ये कहती है कि उनके लिए 2 डोज नहीं 3 डोज लगानी चाहिए प्रेफरेबली। जी। तो 6-6 महीने के अंतराल पे 3 डोज, अगर इम्यूनिटी कम है या आपके पास मल्टीपल पार्टनर्स है। डॉक्टर साहब, एक और भ्रांति मैं उसका जिक्र करूंगी, क्या नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो काफी नहीं है? जी, हमने पहले भी बात करी कि हम जिंदगी में एक बार, लाइफ टाइम में एक बार इस इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं, जी। तो क्या नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई वो भी हमें आगे काम कर सकती है? तो वही जी। मैंने आपको कहा, ये एक रिकॉम्बिनेंट टाइप की वैक्सीन है, जिसकी इम्यूनिटी नेचुरल से भी लॉन्ग चलेगी और मोर प्रेडोमिनेंट, मोर डोमिनेंट चलेगी। जी, इफेक्टिव है, एब्सोल्युटली लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है, सेफ है, ट्रस्टेड है और वेल टॉलरेटेड है। जी। डॉक्टर साहब, क्या चाइल्ड बर्थ के बाद भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस रहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये सब तरह की चीजें लोग पूछते हैं। डाउट्स तो डॉक्टर साहब आते ही हैं कि शादी के बाद हो सकता है कि नहीं हो सकता, जी। वो हमने क्लियर कर दिया। अब हमने कहा कि चाइल्ड बॉर्न करने के बाद, जी। बच्चे हो गए हमारे, अब तक तो जो इन्फेक्शन था हो गया होगा, अब हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना जी। चाहिए? मेरा आंसर इसमें भी वही रहेगा, अगर आप पहले से इन्फेक्ट हो गए हैं तो भी वो इन्फेक्शन उस सीरोटाइप का है कि नहीं है जो कैंसर कर सकता है, वो जी। अगर हमें पता नहीं है तो हमें, अगर किसी भी, हम ये नहीं कह रहे कि आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका चाइल्ड बेयरिंग स्टेटस क्या है, हम सिर्फ कैंसर प्रिवेंशन की बात और कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं डॉक्टर एज की साहब। बात कर रहे हैं, रिस्क एज की बात कर रहे हैं और कैंसर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। जी। जी। डॉक्टर साहब, अगर पेप्समियर नॉर्मल है जी। तो भी इस वैक्सीन की आवश्यकता रहती है? यस मैम, इस बात पे भी हम बात करते हैं कि पेप स्पेयर क्या है। जी। तो हम कह रहे हैं 30 से 50 साल की महिलाओं को हमें कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। जी। तो स्क्रीनिंग के 3 या 4 तरह के तरीके हैं। एक तो हम VIA मेथड लेते हैं, जिसमें विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड एक्सपोजर करके देखते हैं। जी। नंबर 2 हम पेप स्मीयर लेते हैं। नंबर 3 हम HPV का DNA टेस्ट कराते हैं। तो इसकी गाइडलाइन जो अभी इंडिया की गाइडलाइन है, उसमें हमें VIA हर 5 साल में एक बार 30 साल की उम्र के बाद में, HPV DNA हर 5 साल के अंतराल पे 30 साल की उम्र के बाद में, और पेप स्मीयर हर 3 साल की अवधि पे हमें कराते रहना चाहिए। जी। अगर ये हम 30 साल तक वैक्सीन नहीं लगा पाए किसी भी कारण की वजह से, तो हम पेप स्मीयर कराते रहे। अगर पेप स्मीयर में कुछ पॉजिटिव हो तो हम इसका अर्ली ट्रीटमेंट चालू कराएं, ताकि लाइलाज वाली स्थिति में आपका कैंसर नहीं पहुंच जाए। जी। अब अगर हमारी स्क्रीनिंग नेगेटिव है तो स्टिल, अगर आप एक्टिव हैं और अभी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, आप बार बार बता रहे हैं कि 45 उम्र की जो महिलाएं जी। हैं उनको तो ये वैक्सीन हर हाल में लगा ही लेनी चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। और 9 से 14 वर्ष, जितनी जल्दी हम इस वैक्सीन को लगवाएंगे उतना हम रिस्क ग्रुप से बाहर हो Absolutely. जाएंगे। जितना हम जल्दी लगाएंगे, मैंने पहले कहा सही समय पे, तो सही समय हमारे पास 9 to 14 ईयर है, जी। सबसे उपयुक्त समय। उसके बाद अगर हम किसी कारण से वहां नहीं लगा पाए तो भी हमें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लगा लेना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन कहाँ अवेलेबल है? हाँ, तो इस वैक्सीन के लिए जैसे मैंने आपको कहा, अभी हमारे इंडिया ने ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्टेप लिया है कि जी। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है ऑल ओवर इंडिया में। अभी तो ये 28 फरवरी 2026 को चालू हो गया था। जी। अभी हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी। डॉक्टर साहब, एक और धारणा, कई जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जी। कहाँ जाना चाहिए? वैक्सीन क्या के लिए- वैक्सीन अलग अलग है दोनों जगह? नहीं मैम, वैक्सीन दोनों सेम है। ये भी जिस कंपनी की आ रही है, सरकार भी उसी कंपनी से लेके लगा रही है। जी। तो हमारे इंटरनेशनल गावी करके ग्रुप है, वही सबको स्पॉन्सर करता है। तो जी। गवर्नमेंट भी वहीं से वैक्सीन ले रही है और बाहर वाले वैक्सीन भी करीब करीब वहीं से आ रहे हैं। तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, अभी वर्ल्ड में आमतौर पर 6 तरह के वैक्सीन अवेलेबल है। जी। तो सबके अलग अलग कंपनी अलग अलग बना रही है। गवर्नमेंट वाला जो है 4 वेलेंट है, अलग अलग मार्केट में बाईवेलेंट भी आ रहे हैं, वगैरह जी। वगैरह आ रहे हैं। बट WHO ने कहा कि सारे के सारे वैक्सीन इफेक्टिव हैं प्रिवेंशन के लिए
चाहिए इस बीमारी से। जी डॉक्टर साहब, कोई HPV पॉजिटिव हो गया है तो भी उस वैक्सीन को लगा लेना चाहिए? जी मैम, क्योंकि हमें नहीं पता कि HPV का जो उसको इन्फेक्शन हुआ है कौन से सीरोटाइप का हुआ है। जी, कि वो कैंसर की स्टेज तक पहुंचा है कि नहीं? नहीं, कैंसर के सीरोटाइप अलग अलग है। जैसे HPV के 200 सीरोटाइप हैं, 40 सीरोटाइप ने हमें जेनिटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन किया। उस 40 में से सिर्फ 14 ही ऐसे हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। तो हो सकता है हमें जो इन्फेक्शन हुआ था वो उन 14 में ना हो के बाद वाले 28 वाले ग्रुप में रहा हो। तो इन्फेक्शन तो है, बट अभी वो मैलिग्नेंसी वाले नहीं है, कैंसर वाले नहीं है। तो आप ये जो वैक्सीन है आपके इन्फेक्शन को ठीक नहीं करता, कैंसर को होने से रोक देता है अगर उसके पर्टिकुलर सीरोटाइप की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ है तो। जी डॉक्टर साहब, एक बारी और हम समराइज करेंगे कि HPV वैक्सीन के दोबारा से हम बताना चाहेंगे श्रोता को कि इसके क्या फायदे हैं। तो मैम सबसे इम्पोर्टेंट तो फायदा ये है कि हम कैंसर, जिसको हम आमतौर पे लाइलाज बीमारी समझ लेते हैं, तो ये वो कैंसर है जिसको हम रोका जा सकता है। जी। तो इसलिए हमें इस वैक्सीन के लिए जाना चाहिए, और वैक्सीन से महिला पुरुषों दोनों के अंदर कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। जी। तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए तो ये खाली महिला की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाके वैक्सीन लगाए। मैं तो ये कहूँगा ये महिला की नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, विशेष रूप से उसके हस्बैंड की। जी। जो आपके पति हैं या जो हमारे मेल कंपोनेंट है समाज के, उनको भी, महिलाओं को इसके प्रति जागरूकता लेके आनी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि आज की हमारी जो महिला है, आज हमारी जो बेटी है या जो बालिका है, वो स्वस्थ रहेगी तो वही हमें समाज में एक नई माँ या नई पत्नी के रूप में, नई बहन के रूप में आगे भी हमारे परिवार को उन्नत करती रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आज हमने आपसे जाना कि HPV वैक्सीन क्या है और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उनको दरकिनार करें, और जितना जल्दी हो सके अपने किशोरों को, बच्चों को लेके बीकानेर की बात करूँ तो PBM हॉस्पिटल में जाएं और अपना वैक्सीनेट अपनी बच्चियों को या बच्चों को कराएं। इससे उनको लाभ भी होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, एक समाज के रूप में हम एक उन्नत महिला को देखें जो हमारे पूरे परिवार को सशक्त करती है, हमारे परिवार की, हमारे समाज की आधारशिला है। उसको सबसे स्ट्रांग बनाने के लिए, उसके जीवन में आने वाले ये जो कैंसर वाला भय है उसको हटाने के लिए, कम से कम सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए हम सब महिलाओं को सही समय पर इस वैक्सीन के द्वारा इम्यून करना चाहते हैं। तो यही मेरा संदेश है। आप इस माध्यम के थ्रू, या जो भी अगर कोई मुझे सुनने वाले शिक्षक हैं या कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं, तो इन भ्रांतियों को दूर करके ज्यादा से ज्यादा HPV वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोता को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।